इस लेक्चर में एटलांटिक ओशन करंट सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये जानना है ओशन करंट क्या होता है। समुद्रीय धाराएं हिंदी में बोलते हैं इसको। समुद्र के पानी का धीरे धीरे चलना सरफेस पे उसे बोलते हैं ओशन करंट। ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर एट द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, उसी को ओशन करंट बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक वार्म करंट और एक होती है कोल्ड करंट। वार्म का मतलब गर्म। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से ये जाती हैं कहाँ पे, ये है इक्वेटर, सॉरी ये वाला इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है भूमध्य रेखा। इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जो करंट जाती हैं, ये धाराएं जाती है, समुद्र का पानी जो चल रहा है यही ओशियन करंट है, समुद्री धाराएं हैं, ये वार्म करंट होती है। और जो हाई लैटिट्यूड से, क्योंकि यहाँ हाई लैटिट्यूड है, ये क्या है लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। जो लो लैटिट्यूड से हाई की तरफ जाती हैं वो वार्म करंट, और जो हाई से लो की तरफ आती हैं वो कोल्ड करंट, वो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी समुद्री धाराएं। तो ये जो सर्कुलेशन है एटलांटिक ओशन में, ये एटलांटिक ओशन है, आपको दिखाई दे रहा है जो जिसमें हमने ये फिगर बनाया है, एटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये एटलांटिक ओशन है। तो इसमें जो ओशन करंट का सिस्टम है इसी को बोलते हैं ये सिस्टम अमोक, जिसका नाम रखा है अमोक, या फिर आप बोल सकते हो एटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन सिस्टम। तो अभी एक स्टडी हुई थी, उसमें एक न्यूज पब्लिश हुई है, नेचर क्लाइमेट चेंज एक नोट्स हैं, एक जनरल है ये मान लो, उसमें ये पब्लिश हुई है स्टडी अध्ययन। उसमें कहा गया है ये जो सिस्टम है एटलांटिक ओशन करंट का सिस्टम, जिसे बोलते हैं अमोक या एटलांटिक मेरीडोनियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये इसकी स्टेबिलिटी लूज हो रही है, मतलब ये कमज़ोर हो रहा है। ये सिस्टम होता क्या है पहले ये जानते हैं। देखो अमोक होता है एटलांटिक मेरीडोनल ओशन करंट सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेशन है, ये है लार्ज सिस्टम है ओशन करंट का। किस में, एटलांटिक ओशन में। जो एटलांटिक की ब्रांच है किसकी, ओशन कन्वेयर बेल्ट की, या थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोल सकते हो। ये क्या है, हीट और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड के ओशन में। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से करंट जाएगी, ये वाली करंट यहाँ से हीट लेके भी जाएगी, और जो यहाँ पे समुद्र में न्यूट्रिएंट है, समुद्र का पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट लेके जाएगा, तो इधर तक ये गर्म पानी जाता है यूरोप तक, इंग्लैंड तक, यूरोप तक भी गर्म पानी जाता है। इसकी वजह से देखो ये जो यूरोप में ठंड ना इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, कम टेम्परेचर रहता है, मतलब मिडल रहता है, मिडल टेम्परेचर रहता है, माइल्ड ठंड पड़ती है, माइल्ड विंटर होती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती हाई लैटिट्यूड पे होने के कारण भी। अगर हाई लैटिट्यूड पे कोई भी रहेगा हाई लैटिट्यूड पे, तो हाई लैटिट्यूड पे ठंड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ये वार्म करंट की वजह से यहाँ पे यूरोप में कम ठंड पड़ती है, और इसकी वजह से क्रॉप कल्टिवेशन भी अच्छा होता है। तो इसके वीक होने से जो ये सर्कुलेशन चलता है तो इस पर अफेक्ट पड़ेगा हीट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी और आपका न्यूट्रिएंट पे भी। जो वार्म वाटर होता है ये नॉर्थवर्ड फ्लो करता है और फिर कूल होता है। जैसे यहाँ से देखो भाई साहब, इसमें समझो आप, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ से ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, यहाँ पे एक ही करंट है पानी का बहाव, इसको अलग अलग बोल देते हैं। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे पानी बह रहा है समुद्र में इक्वेटर के पास, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये जब ऊपर जाएगा इसे बोल देंगे ये एंटलीज करंट, एंटलीज करंट। यहाँ पे फ्लोरिडा, एक ये फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए का, फ्लोरिडा के पास जो पानी बह रहा है उसको बोल देंगे फ्लोरिडा करंट। ये एक ही करंट है, उसी का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे गल्फ है तो इसका नाम दे दिया गल्फ स्ट्रीम, ये करंट है। आगे इसका नाम दे दिया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है इसलिए इसका नाम दे दिया ड्रिफ्ट, है करंट ही नॉर्थ अटलांटिक इसलिए क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक है यहाँ पे ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये है आपका यूके, यहाँ तक गया है सर्कुलेशन। और ये कोल्ड करंट आ रहा है, कैनारीज करंट, कोल्ड करंट। तो यहाँ पे देखो ये कोल्ड करंट, लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट है। ये ईस्ट ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है यहाँ पे, ये ईस्ट ग्रीनलैंड, ये कोल्ड करंट है। और ये वार्म करंट है, नॉर्वेजियन करंट जा रहा है ऊपर, वार्म करंट है, ये गर्म धाराएं, गर्म समुद्री धाराएं। तो ये सर्कुलेशन है। यहाँ पे जब गर्म रहता है ये यहाँ से जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक पे ज़्यादा हीट होती है, गर्म पानी जाता है ऊपर, जाते जाते यहाँ पे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ठंडा होने के बाद, अब इसे दूसरे वाले मैप में समझेंगे, इसमें ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, मिट जा भाई। वर्ल्ड मैप पे चलते हैं हम, ये मिटेगा नहीं, ऐसे मिटाना पड़ेगा, मिट गया। अब वर्ल्ड मैप खोलते हैं, ये वर्ल्ड मैप देखा आपने, इसे भी इरेज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से करंट गया और यहाँ पे जाके कूल हो गया, ठंडा ठंडा हुआ। ये थोड़ा करंट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे बचा कुचा समुद्र का पानी यहाँ पे जो ठंडा हुआ, और ठंडे होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे गर्म था पानी, तो पहले गर्म था तो यहाँ पे जो इवापोरेट हुआ कुछ पानी तो कूल पानी हो गया, और यहाँ पे सैलिनिटी भी ज़्यादा हो गई। सैलिनिटी मतलब पानी में नमक, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक है, नमकीन पानी है, तो सैलिनिटी भी ज़्यादा हो गई।
सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से और पानी ठंडा होने की वजह से कूल हो गया, तो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, जो घनत्व है पानी का ज़्यादा बढ़ गया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आप सब लोग जानते हो, घनत्व को बोलते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास भार बटे में वॉल्यूम। मास जो आपके अंदर भार है और कितनी स्पेस में आपने जगह घेरी हुई है, वो आपकी डेंसिटी हो गई। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मास बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो करंट है इवोपरेट हो जाता है कुछ पानी, नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब मास ज़्यादा बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो नीचे सिंक कर जाता है वाटर। वाटर क्या है? नीचे सिंक, सिंक का मतलब डूब जाएगा, नीचे पानी डूब जाएगा। और नीचे पानी जैसे ही डूबेगा, ये पानी नीचे डूबा, इसकी वजह से क्या होगा? पानी डूबने की वजह से, पानी डूबने की वजह से ये पानी जब नीचे चला जाएगा, ये भाई साहब देखो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, ये पानी नीचे गया, अब नीचे गया तो भाई साहब ये यहाँ तो टिका रहेगा नहीं, इधर उधर स्प्रेड करेगा नीचे। ये पानी नीचे सरफेस की बात कर रहे हैं हम, ये वाला अपर सरफेस है पानी के समुद्र का, नीचे ये इधर उधर स्प्रेड करेगा। अब ये इधर भी आएगा, कुछ पानी इधर भी तो आएगा यहाँ, अब जब यहाँ पे आएगा फिर ये ऊपर भी आएगा, ये पानी यहाँ पे आके ऊपर आएगा, फिर इक्वेटर के पास ही जब ऊपर आएगा पानी तो इसको बोलेंगे अपवेलिंग। अपवेलिंग कहीं पे भी हो सकती है, पानी का, समुद्र के पानी का सर नीचे बॉटम से अप बॉटम, बॉटम से टॉप पे आना पानी का, इसे बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग, तो ये अपवेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस अपवेलिंग से एक चक्र सा बन जाता है पानी के। पहले देखो यहाँ पे गया, ये वाला समुद्र का पानी था भाई साहब, ये वाला, यहाँ पे पहले ये गया गर्म पानी, ये नीचे सिंक किया, सिंक करके यहाँ आया, फिर ऊपर उठ गया, ये सर्कुलेशन बन गया। इसी सर्कुलेशन को, जो प्रोसेस है ना, इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं अमोक। क्या बोलते हैं? अमोक, जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब एटलांटिक मेरीडोनल ओशन सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या है? इवोपरेशन होता है कुछ, और यहाँ पे साल्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और लो टेम्परेचर की वजह से, हाई साल्ट कंटेंट की वजह से वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसर हो जाता है, डेंसर पानी सिंक कर जाता है ओशन में, और डेंसर सिंक पानी स्लोली स्प्रेड करता है साउथवर्ड, और बहुत सारे किलोमीटर दूर तक ये स्प्रेड करता है। उसकी वजह से फिर दोबारा ये पुल्ड बैक आता है, सरफेस पे आ जाता है, फिर सरफेस पे आता है, वार्म हो जाता है, क्योंकि जैसे इक्वेटर पे आएगा ये पानी, यहाँ पे इक्वेटर पे आएगा तो यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा, फिर गर्म हो जाएगा, तो ये ऊपर आता है सरफेस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? सरफेस पे आया है, इसको बोलेंगे आपका अपवेलिंग। ये अपवेलिंग हो गई भाई साहब, अपवेलिंग हो गई, तो ये सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं अमोक। तो अमोक क्या है? वार्म सरफेस वाटर को ट्रॉपिक से नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक है, ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर से ट्रॉपिकल एरिया से नॉर्थ साइड लेके जाता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और क्या करता है? फिर ये पानी कूल हो जाता है, ठंडा, और सिंक हो जाता है। इसी सारे सर्कुलेशन को बोलते हैं अमोक। फिर वापस टॉपिक पे आ जाता है, फिर साउथ अटलांटिक में भी चला जाता है, ये बॉटम करंट की तरह, ये साउथ अटलांटिक है, यहाँ में भी ऐसा ही प्रोसेस चलता है, यहाँ पे जाता है, फिर नीचे सिंक करता है, फिर ये वापस आ जाता है नीचे से, और फिर ऊपर अपवेलिंग करता है। जो यहाँ पे आता है वाटर, उसे यहाँ पे जो अटलांटिक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक अटलांटिक, मतलब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका, अटलांटिक तो ओशन है, तो अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट है, यहाँ पे एक चल रहा है, समुद्र की धारा यहाँ पे भी, वो अपने साथ इसे और सारे कॉन्टिनेंट में भी मिला देती है, इस वाले करंट को। पैसिफिक ओशन में भी, इंडियन ओशन में भी, आगे पैसिफिक ओशन है उसमें मिला देती है, ले जाती है अपने साथ करंट बहा के। तो यहाँ पे अंटार्कटिक जो करंट चला हुआ है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट बोलते हैं इसको, समुद्र की जो यहाँ पे पानी बह रहा है, तो ये इसको और सारे करंट में भी, और सारे ओशन करंट में भी मिला देता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? यहाँ से करंट क्या है? ओशन बेसिन में अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट से पूरे बेसिन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और सारे करंट में भी। अब ये पढ़ते हैं कि ये, पहले देखो अमोक जो कोलैप्स क्यों हो रहा है, इसे पढ़ लेते हैं पहले, बाद में हम ओशन करंट कौन कौन से वो देखेंगे, ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम। तो ओमक जो ये सर्कुलेशन है अमोक, ये क्यों कोलैप्स हो रहा है, क्यों डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है? देखो जो गल्फ स्ट्रीम हमने करंट देखी थी, ये वाली गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम क्या हो रही है? ये अमोक का ही पार्ट है, हमने जैसा देखा अमोक सिस्टम का ही पार्ट है ये, और वार्म करंट है, इसकी वजह से यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड होनी चाहिए, इस वाले एरिया में लेटीट्यूड अबव है, यहाँ पे ठंड पड़ती है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे कैसे इंक्लाइन जाती हैं, इंक्लाइन, यहाँ पे तो सीधी पड़ रही हैं सीधी, और यहाँ पे इंक्लाइन जाती हैं, तो यहाँ पे ठंड थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन इस वार्म करंट की वजह से यहाँ पे ठंड कम पड़ती है। तो यूरोप में भी क्या है, इसकी वजह से, गल्फ स्ट्रीम की वजह से ज़्यादा ठंड होनी चाहिए थी, वो नहीं पड़ती। लेकिन अगर अमोक सिस्टम वीक हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन अगर नहीं चलेगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो यूरोप में ठंड ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
नेक्स्ट क्या होगा इससे, जो एक स्टडी में ऐसा देखा गया यूरोप में जो बारिश होती है गर्म करंट की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब ये गर्म करंट होता है भाई साहब, इस वाले मैप में देख लो, ये नॉर्थ अटलांटिक गर्म होता है, यहाँ पे सरफेस वाटर ओशन का गर्म रहता है, ये इवोपरेट होता है, इवोपरेट होता है तो यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन जब गर्म करंट नहीं होगा तो पानी ऊपर क्यों उठेगा, तो कोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन ये वीक हो जाएगा, यहाँ पे बारिश भी कम होगी, यानी कि रेनफॉल कम होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो एल नीनो होता है ना उस पर भी ये प्रभाव डालेगा। एल नीनो देखो अलग से लेक्चर बना हुआ है, 20-25 मिनट का लेक्चर है, इसे आप अच्छे से देखना, नहीं देखा तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सिंपल CSE चैनल पे ही क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एल नीनो को भी प्रभावित करता है ये सिस्टम, अमोक सिस्टम। एल नीनो शॉर्टकट में बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ये वाला यहाँ पे ठंडा पानी होता है, लेकिन ऐसा होता है नॉर्मली 3 से 5 साल में यहाँ पे पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं एल नीनो। डिटेल में जानना तो आप वो लेक्चर देखना। नेक्स्ट क्या होगा इससे कोलैप्स, इसमें अमोक में कोलैप्स होगा तो जो सी आइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो ये पानी सिस्टम सर्कुलेशन बंद हो जाए, जो गर्म धाराएं आ जाती हैं समुद्र की, तो यहाँ पे क्या है सी में आइस जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। जो ग्रीनलैंड आइलैंड्स नॉर्वेजन का एरिया है, ये वाले एरिया की बात हो रही है, ग्रीनलैंड आइसलैंड नॉर्वेजन ये वाला पार्ट, यहाँ पे भाई साहब बर्फ जमी रहेगी समुद्र में, और ये सारी जो साउथवर्ड जो रेन बेल्ट है माइग्रेट कर जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया, अभी यहाँ पे जो गर्म आता है पानी, ये गर्म धाराएं आती हैं ये वाली, इसकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन ये भाई साहब जब सर्कुलेशन रुक जाएगा, मान लो कमज़ोर हो जाएगा, तो ये क्या है पानी यहीं तक आएगा, मान लो यहाँ तक आएगा पानी, तो ये रेनफॉल की जो बेल्ट है यहाँ पे रेन होती है, अभी बारिश होती है नॉर्वेजन करंट की वजह से और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। जब यहाँ पे ये बारिश होती थी इन करंट की में वजह से, और ये सिस्टम वीक हो गया, करंट मान लो यहाँ पे आ गए, तो ये शिफ्ट जो ये बेल्ट है, जहाँ पे रेनफॉल बेल्ट बोलेंगे इसको, बेल्ट की वजह से ये बेल्ट इधर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी साउथवर्ड, साउथ में आ गई ना, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, समझ गए। तो ये भी इससे प्रभाव पड़ेगा, रेनफॉल में भी अफेक्ट करेगा ये। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है प्रीवियस मॉडल जो थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था ओमोक में क्या हुआ है, तो ये इन्होंने ना फ्रेश वाटर इन्फ्लुएंस नहीं देखा था कि अमोक जो सिस्टम है फ्रेश वाटर पे क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके ताज़ा पानी पे। जो फ्रेश वाटर में क्या है मेल्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रीन लैंड है वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर जमे हुए हैं ग्रीन लैंड पे, भाई साहब ये ग्रीन लैंड है, बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, तो ये बर्फ़ जमी हुई है तो यहाँ पे क्या है ये मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाएगा और ये सर्कुलेशन वीक हो जाएगा, तो इसमें जो साल्ट वाटर की डेंसिटी है और जो सिंक करता है बॉटम में वो भी नहीं होगा, नीचे पानी जाएगा नहीं, सर्कुलेशन रुक सकता है। अब अमोक का सिस्टम वीकेंड पहले भी हुआ है क्या अभी हो रहा है ये कमज़ोर सिस्टम, देखो इससे पहले भी हुआ है। जो अमोक या थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन सिस्टम है ये ऑलवेज फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी कमज़ोर होता रहता है कभी ये ताकतवर होता रहता है। 1 मिलियन ईयर पहले, 1 मिलियन में होता 10 लाख, 10 लाख साल पहले की बात करें, उस पीरियड को बोलते थे लेट प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड। इस पीरियड में भी ये देखा गया कि अमोक सिस्टम में प्रभावित हुआ है और एक्सट्रीम ग्लेशियल स्टेजेस देखी गई, जिसमें क्या है वीकर सर्कुलेशन हो गया और अमोक में स्लो डाउन देखने को मिला। और इसकी वजह से बाद में ये देखने को मिला जब जैसे ग्लेशियल एज टर्मिनेट हुई, जब ये ग्लेशियल एज है जो ये टाइम पीरियड खत्म हुआ, इसके बाद अमोक सिस्टम दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गया, दोबारा से ताकतवर हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया ये सिस्टम। नेक्स्ट है कुछ चेंजेस पिछले 100 से 200 साल में भी देखने को मिले हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मानव की वजह से, जैसे मानव ने ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई हैं, ज़्यादा फैक्ट्री लगाई हैं, उनमें से धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी मानव की वजह से मैन मेड इफेक्ट भी पड़े हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। यह सिस्टम उसकी वजह से कोलैप्स हो सकता है और अमोक सिस्टम डीस्टेबलाइज हो सकता है इन चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट क्या है, फरवरी में क्या है ये देखा गया कि ये जो अमोक सिस्टम है ये वीकर हो गया, थोड़ा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। कुछ स्टडी ऐसी भी देखी गई हैं कि यहाँ पे जो अमोक सिस्टम है वो रिलेटिवली स्टेबल था अंटिल 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 1890-99 के लगभग देखें तो ये थोड़ा स्टेबल था। लेकिन बाद में क्या है जब आइस एज, लिटल आइस एज का एंड हुआ लगभग 1850 के अराउंड, 1850 के अराउंड, तो ये ओशन करंट फिर दोबारा से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। और मिड 20th सेंचुरी में देखें, मिड 20th सेंचुरी का मतलब 1950 से हम देखें तो लगभग ये सिस्टम ड्रास्टिकली डिक्लाइन देखने को मिला, इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला अमोक सिस्टम में।
तो अमोक सिस्टम स्लो डाउन कर क्यों रहा है, कमजोर हो क्यों रहा है, ये कारण देखिए। और क्या कारण है इसके, एक तो है क्लाइमेट मॉडल, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से ये सिस्टम वीक हो सकता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक, जो आर्कटिक ओशन है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आर्कटिक में यहाँ पे बर्फ जमी हुई है आर्कटिक ओशन के पास पास, तो ये मेल्टिंग हो रही है, पिघल रही है, इसकी वजह से भी जो आइस पिघल रही है ना आर्कटिक आइस, उसको बोलते हैं लास्ट आइस एरिया। इस आर्कटिक एरिया को, जो आर्कटिक रीजन के आसपास बर्फ जमी हुई है, इसको बोलते हैं लास्ट आइस एरिया। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा माना जाता है सबसे बाद में पिघलेगी अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो भी, मतलब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया तब भी। तो ये लास्ट आइस एरिया भी पिघल रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या है, जब यहाँ पे पिघल रहा है ये, तो यहाँ पे पानी, समुद्र में पानी मिलेगा फ्रेश वाटर, जब पानी ज़्यादा मिलेगा तो सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो नमक है भाई साहब, पहले अगर मान लो इतने पानी में इतना सा नमक था, अगर पानी बढ़ गया तो सैलिनिटी तो डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई फ्रेश वाटर की, तो सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी डेंसिटी भी घट जाएगी। अब डेंसिटी घट जाएगी तो पानी सिंक नहीं करेगा, पानी नीचे डूबेगा नहीं, पानी नीचे नहीं जाएगा, तो ये अमोक वाला जो सर्कुलेशन चलता है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंडियन ओशन वार्मिंग। अगर इंडियन ओशन गर्म होगा, इंडियन ओशन गर्म होगा, अब बात कर रहे हैं हम इसकी, इस वाले इंडियन ओशन की, ये वाला सिस्टम है हमारा, ये हमारा इंडियन ओशन कहाँ पे गया, ये वाला इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन गर्म होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा अमोक पे, अब इसे देख रहे हैं हम। देखो इंडियन ओशन अगर गर्म होगा तो प्रभाव क्या होगा, इंडियन ओशन अगर फास्टर तरीके से गर्म होगा तो यहाँ पे इंडियन ओशन में ज़्यादा बारिश होगी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होगी। और इंडियन ओशन में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन में कम बारिश होगी, लेस प्रेसिपिटेशन। अटलांटिक ओशन में कम बारिश होगी अगर इंडियन ओशन में ज़्यादा बारिश होगी तो, समझ गए। और क्या होगा, जब कम बारिश होगी तो सैलिनिटी हाई होगी अटलांटिक ओशन में, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी कम होगा, नमक ज़्यादा होगा तो नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो पानी सिंक करेगा, वाटर ट्रॉपिकल पोर्शन है जो अटलांटिक ओशन का, फिर ये अमोक सिस्टम कम, यहाँ पे कमज़ोर होने की बजाय ताकतवर हो जाएगा। यानी कि अटलांटिक ओशन में अगर साल्टियर वाटर होगा, नमक ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, पानी सिंक करेगा, तो अमोक सिस्टम क्या है, फास्टली काम करेगा, जल्दी से सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, और अच्छा इसका फ़ायदा होगा, अमोक सिस्टम तेज़ी से काम करेगा। कब करेगा, जब इंडियन ओशन में ज़्यादा बारिश होगी, किसकी वजह से, अगर इंडियन ओशन ज़्यादा गर्म होगा, वार्म होगा। नेक्स्ट क्या है, तो अमोक सिस्टम में जंप देखने को मिलेगा इसकी वजह से। अगर मान लो ट्रॉपिकल ओशन वार्म हुआ तो इसकी वजह से, मान लो ट्रॉपिकल ओशन का मतलब है ये वाला सारा पार्ट ओशन का, कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ट्रॉपिकल ओशन, ये वाला सारा पार्ट अगर गर्म होगा तो इसकी वजह से क्या है, पैसिफिक और इंडियन ओशन, पैसिफिक कैच करेगा इंडियन ओशन के साथ, और इसकी वजह से अमोक सिस्टम में भी मान लो कुछ एडवांटेज स्टॉप हो जाएंगे। अगर सारा पैसिफिक इंडियन ओशन, सारा ट्रॉपिकल ओशन गर्म होगा तो इसकी वजह से, क्योंकि देखो पहले तो सिर्फ इंडियन ओशन गर्म हो रहा था, अब ये सारा सिस्टम गर्म हो रहा है, एटलांटिका वो कभी तो गर्म होगा भाई साहब, जब ये गर्म होगा तो यहाँ पे एवापोरेशन होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, नमक की मात्रा घट जाएगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा फ्रेश वाटर, तो इसकी वजह से भी ये सर्कुलेशन रुक सकता है अगर सारा ट्रॉपिकल वाटर गर्म हो गया, ट्रॉपिकल ओशन गर्म हो गया। तो अब कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में यही कह सकते हैं, देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चलती रही तो ये सिस्टम 2100 जो सेंचुरी आते आते तो ये वीक हो जाएगा। जब ये 2100 आएगा, और अर्जेंटली इसके लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड वाइड, ताकि अमोक सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। तो यही था बस इस लेक्चर में इसके बारे में, अमोक के बारे में। अब थोड़ा करंट डिस्कस कर लेते हैं हम अमोक, ये जो ओशियन करंट है, देखो ओशियन करंट ये हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं वो वार्म करंट है, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये वार्म करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट ये सारे इक्वेटर के पास है, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ की तरफ साउथ इक्वेटोरियल, ये करंट है, इसको बोलते हैं वार्म करंट। और जो ये वाली करंट है, पहले हम डिस्कस करेंगे एटलांटिक ओशन को ही। एटलांटिक में देखो यहाँ पे फ्लोरिडा करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम करंट है, वार्म करंट है, ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है, ये नॉर्वेजियन करंट वार्म करंट है, जो रेड में दिखाई दे रही है वो वार्म करंट है, गर्म धाराएं, गर्म समुद्री धाराएं, और जो ये दिखाई दे रही है ब्लू में वो कोल्ड है, ठंडी, ये कैनारी करंट कोल्ड करंट है ऊपर से नीचे, ये लेब्राडोर है, ये ग्रीनलैंड करंट है, ये कोल्ड करंट है। अब देखो पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्नियन करंट है, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये वार्म करंट है, ये पेरू करंट, ये कोल्ड करंट है। यहाँ पे देखो वेस्ट विंडवर्ड, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये कोल्ड करंट है। यहाँ पे सरकम पैसिफिक करंट भी है, ये भी कोल्ड करंट है। यहाँ पे देखो ब्राजीलियन करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ये लो से हाई लेटीट्यूड की तरफ जा रहा है,
तो ये वार्म करंट है। यहाँ से बेंजोला करंट ये जा रहा है अटलांटिक ओशन में, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में। तो ये कौन सी साइड में, कौन से कॉन्टिनेंट के, ये भी याद रखना आपको, तो ये याद कर लेना एक बार अच्छे से। तो बेंजोला करंट भी कोल्ड करंट है। नेक्स्ट है ये एगुलस करंट, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में एगुलस करंट, ये वार्म करंट है। सोमाली करंट, यहाँ सोमाली देश है उसके नाम पे सोमाली करंट, वार्म करंट है। एक ये है आपका कुरोशियो करंट, ये यहाँ पे जापान के पास कुरोशियो वार्म करंट है। इधर आ रहा है ओरोशियो, ये कोल्ड करंट है। जब ये वार्म करंट और कोल्ड करंट, ये क्रोशियो और ओशियो मिलती हैं दोनों करंट, तो यहाँ पे क्या, जब भी वार्म करंट कोल्ड करंट मिलती है वहाँ पे थोड़ा धुंधलापन सा हो जाता है, फॉग बन जाता है, कोहरा जम जाता है, जैसे सर्दियों में जम जाता है, तो नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इससे फायदा भी होता है, जब वार्म कोल्ड करंट मिलती है न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी वजह से मछली उत्पादन इस एरिया में अच्छा होता है। एक ये है आपका वार्म करंट लिवियन करंट ऑस्ट्रेलिया के पास, और एक है आपका ये कोल्ड करंट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, ये इधर जा रहा है। एक है ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में वार्म करंट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये सारे पूरे वर्ल्ड के ओशन करंट हमने डिस्कस कर लिए। इस लेक्चर में इतना ही था बस।